स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। उत्तराखंड का यह खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। उत्तराखंड के अहम खबरों पर डालते हैं खास नजर। सबसे पहले बात एआई वीडियो को लेकर। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आक्रोश अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि समय के साथ लोगों ने बीजेपी की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा जताया है। महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सलाह देते हुए कहा है उन्हें अब दिशा परिवर्तित करनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी चाहती है कि हरीश रावत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के विकास के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए और राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए। उनका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी पे आने वाले का हम स्वागत सत्कार करते हैं। और जितने भी लोग आए, बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग आए, हमारे बनकर रह गए। हम तो चाहेंगे कि हरीश रावत जी भी अब दिशा परिवर्तित करें और मोदी जी के विकास में अपना योगदान दें। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश बीजेपी के सोशल मीडिया पेज पर हरीश रावत का एक एआई वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उन्हें वर्ग विशेष के प्रति आकर्षित दिखाया गया है। इसके बाद हरीश रावत ने एफआईआर दर्ज करवाई है। बीजेपी के जरिए 29 दिसंबर 2016 को जारी किए गए एक पत्र को झूठा बताते हुए उसे फाड़ दिया गया। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार करते हुए कहा है कि हरीश रावत अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि उस समय हरीश रावत मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुमे की नमाज जैसे मुद्दों को मंजूरी दी थी। रमन ने यह भी कहा है कि अगर रावत को मुकदमा करना है तो अकील अहमद पर करे, ना कि बीजेपी पर। 2017 से निरंतर इस चिट्ठी को बांट रहे हैं, लेकिन 2017 से अभी तक कोई गलत नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाए। आप इस तरीके की चिट्ठी कभी भी किसी से भी लिखवा सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल पूरी तरीके से मान्य घोषित करता हूँ। और ये पूरे के देश में डालने लायक। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना ये चाहती हूँ कि ये जो शैलेश भगोली जी का पत्र है 2016 29 दिसंबर का। अब आप मुझे ये बताइए कि 29 दिसंबर 2016 को एक पत्र जारी होता है। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? क्या कोई भी सचिव बिना मुख्यमंत्री जी की जानकारी के कोई पत्र जारी कर सकता है क्या? और जब आपने कोई चीज कही है तो आज आप उनसे पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। पत्र फाड़ करके आप उस शासनादेश का पत्र फाड़ करके अपने पाप को धो नहीं सकते। जो पाप आपने किए हैं, मुझे लगता है कि उनके बदले आपको कुछ तो मिलेगा। और जो चीज आप आज एक वीडियो को लेकर के, एआई को लेकर के इतना हा हुल्ला मचा रहे हैं, इतनी तिरमिलाहट आपके अंदर है, इतनी बौखलाहट आपके अंदर है, क्यों भाई? वीडियो तो पहले भी जारी हुई है आपके खिलाफ, पहले भी आपने रोजा इफ्तारी करवाई है, टोपियां पहनी है, तब आपको कोई ऐतराज नहीं हुआ। जब आप जुम्मे की छुट्टी देने की बात करते तब आपको कोई ऐतराज नहीं हुआ। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बहादुराबाद में समाज सेवी अमित कुमार सिंघानिया पिछले 4 दिनों से अपनी अलग अलग मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी भूख हड़ताल की सूचना मिलने पर तहसीलदार सचिन कुमार मौके पर पहुंचे और सिंघानिया से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। तहसीलदार ने उन्हें पानी और जूस पिलाकर उनका हालचाल जाना। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया। सिंघानिया के नेतृत्व में कुछ लोग सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण हटाने और पीठ बाजार को स्थापना की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने कहा है कि अतिक्रमण हटाया जा चुका है और पीठ बाजार की स्थापना के लिए हर संभव मदद की जाएगी। देखिए, जो एक स्थानीय समाज सेवी हैं अमित सिंघानिया जी, उनके नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। तो कुछ मांगे हैं उनकी 2-3 सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर तथा यहाँ पर पीठ बाजार की स्थापना को लेकर उनकी कुछ मांगे हैं। तो उनको आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और जहाँ भी अवैध अतिक्रमण की बात है उस पर प्रशासन द्वारा जैसे लगातार कार्रवाई की जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हमने अपनी पूरी बात जो तहसीलदार साहब के संज्ञान में रखी और उन्होंने बताया कि हमें सब कुछ अवगत है, हमें जो पूरा प्रशासन की नजरों में सारा मामला जो है। और मैंने बताया भी, मैंने कहा ये हमारी जो 2 डिमांड थी, एक सरकारी जमीनों से भू माफियाओं का
कब्जा हटना। दूसरा है हमारा जो मजदूरों का जो व्यापार से अधिकार जो छीना जा रहा है, उन पे क्या नाम जो उनका व्यापार देना। उत्तरकाशी जिले में बिना बारिश और बिना बर्फबारी के सूखी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में निरंतर गिरावट के चलते सुबह और शाम लोगों के साथ साथ पशु भी घरेलू अंगीठी और अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। ठंड के कारण सर्दी, जुकाम और अन्य मौसमी बीमारियों के मामले भी बढ़ने लगे हैं। दिसंबर का महीना खत्म होने की ओर है, लेकिन अब तक न बारिश हुई है न ही बर्फबारी, जिससे मौसम का असामान्य रुख साफ नजर आ रहा है। बारिश और बर्फबारी नहीं होने से किसान और बागवान खासे परेशान हैं। ठंड बढ़ने के आसार बाजारों पर भी असर जो है बाजारों पर दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है। जब सन्नाटा बाजारों में पसरा हुआ है, केवल अलाव तापते ही लोग नजर आ रहे हैं। पहाड़ों में बर्फ नहीं पड़ने से हिम चोटियां सूखी दिखाई दे रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम ना आए इस बदलाव से पानी की समस्या भी अभी से शुरू हो गई है, जिससे आने वाले समय को लेकर लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। उत्तराखंड में अंकित भंडारी हत्याकांड को लेकर हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेताओं के नाम उजागर करने वाली महिला उर्मिला सनावर ने दावा किया है कि उनके पास अपने सभी आरोपों से जुड़े ठोस सबूत मौजूद हैं। इस बीच मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच होना चाहिए और दोषी चाहे कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपनी नेत्रियों को चुप रहने की सलाह दे रही है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर निशाना साधते हुए कहा है कि अंकित भंडारी हत्याकांड के दोषियों को बचाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। सुजाता पॉल ने कहा है कि बीजेपी को इस गंभीर मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करना चाहिए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में इन दिनों डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। गांवों में शाम ढलते ही लोग जो हैं वो घरों में सिमटने को मजबूर हैं। इसका कारण है गुलदार, बाघ और अब भालू जैसे वन्यजीव लगातार बढ़ते हमले उनके देखने को मिल रहे हैं। दरअसल घटनाएं पहले कई वर्षों में कभी कभार सुनने को मिलती थीं, अब वो आम बात तो हो चली है। स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि पहले केवल कमजोर या बूढ़े वन्यजीव ही कभी इंसानी बस्तियों की ओर आते थे, लेकिन अब युवा और ताकतवर जानवर भी गांव के आसपास दिखाई देने लगे हैं। उत्तराखंड राज्य बने 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस दौरान पहाड़ों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोजगार के अभाव में लगातार पलायन हो रहा है, जिससे सैकड़ों गांव खाली हो गए हैं। खाली बस्तियों और जंगलों के फैलाव ने मानव और वन्य जीवन संघर्ष की ओर बढ़ा दिया है। जो सरकारें हैं वो इंसानों को कम बचा रही है और जानवरों को ज़्यादा बचा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया इंसान ज़रूरी है, जानवर नहीं है। आप उन जानवरों को पकड़ो। आप ये देख रहे होंगे कि स्कूलों में बच्चे स्कूल के अंदर हैं और जानवर पीछे से हमला कर दे रहे हैं। अभी एक नया न्यूज़ आया है सामने कि छोटे बच्चे को पकड़ के वो झाड़ियों में ले गया। तो मैं यही कहूँगी कि आप इंसानों को सुरक्षा दीजिए। आप बोलते हो कि उत्तराखंड खाली हो गए, कैसे उत्तराखंड खाली नहीं होगा जब वहाँ पे इंसानों से ज़्यादा आप जंगली जानवरों को महत्व दे रहे हो। कि राज्य सरकार देख रही है पिछले 2-3 सालों से कि लगातार गुलदारों के, भालुओं के और हर प्रकार के जो है जंगली जानवर जो है रिहायशी इलाकों में पहुंचने लगे। ऐसी स्थिति में आखिर क्यों सरकार नहीं एक ऐसी कार्य योजना को बना रही है जिस पर उनको सोचना चाहिए ताकि जंगली जानवरों को रोका जा सके और इस प्रकार की वारदातें जो आए दिन हो रही हैं उनसे बचा जा सके। अभी हमारे बहुत ही शक्तिशाली और हमारे परम आदरणीय कह सकते हैं हम लोग प्रधानमंत्री जी 25 साल पर आए, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो कार्य योजना बनाते हुए उनके सम्मुख रखते कि यहाँ पर आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और इन घटनाओं को रोकने के लिए हमको इतने फंड की आवश्यकता होगी। इस प्रकार जो है इसको रोका जा सकता है। पहाड़ों पर हो रहे वन्य जीवों के हमले लगातार चिंता का विषय बनते जा रहे हैं।
जिस तरह से पहाड़ों से पलायन हो रहा है, तो यह भी एक कारण बताया जा रहा है कि पलायन होने के कारण वहाँ पर जो रहने के स्थान थे वो जंगलों में तब्दील होते चले जा रहे हैं, जिससे वन्य जीवों की चहलकदमी वहाँ देखने को मिलती है। लगातार हो रहे हमलों के कारण कभी गुलदार और कभी भालू के आक्रमण देखने को मिल रहे हैं। कोई दिन ही ऐसा जाता होगा कि जब इस तरह के हमले या मामले सुनने को नहीं मिलते हों। यहाँ तक कि अब क्लास में पढ़ रहे बच्चे तक को भी भालू द्वारा खींच करके ले जाया जा रहा है। यह बहुत ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। सीधे रुक करते हैं। इस समय मुख्यमंत्री भजन लाल की मौजूदगी है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सीधे बताते हैं। बड़ा योगदान है, क्योंकि जिस प्रेरणा से ये काम कर रहे हैं उनके जीवन में राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं है। वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए लगातार राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार पीढ़ियां इस राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। ऐसे उद्योग भारती संघ जिस सेवा भावना से काम कर रहा है, निश्चित रूप से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। मित्रों, हमारे हस्तशिल्प ने एक साथ परंपरा और पहचान का संरक्षण किया है, क्योंकि पहले आप गांव में देखते थे हमारे छोटे छोटे उद्योगों के, जो गांव में लघु उद्योग हमारे चलते थे, वो हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते थे, रोजगार देने का काम करते थे। उनके माध्यम से हर क्षेत्र की उनकी पहचान थी। मेले और हाट जो लगाए जाते थे गांवों के अंदर, वो इसीलिए लगाए जाते थे कि 10, 20, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से लोग अपना सामान लेकर के आते थे। मेले लगते थे, उनमें 10 दिन 15 दिन रहते थे। हाटें लगती थी, उस हाट में आते थे, वहां सामान का आदान प्रदान होता था। और उस आदान प्रदान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो हमारे एक दूसरे के सहयोग भी बनते थे और हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करते थे। और जो हमें आवश्यकता की वस्तुएं होती थी, चाहे वो खाने की हो, ओढ़ने की हो, बिछाने की हो, घर के घर गृहस्थी की हो, उन सब से हम काम चलाते थे। हमारे ये मेले और हमारे ये जो हाटें लगती थी, इसमें शादियों के सामान भी उपलब्ध होते थे। हमारी ज्वेलरी का काम होता था। शादी ब्याह में आने वाले जो हमारे शादी ब्याह के जो हमारे नेग होते हैं, उन नेगों में जो आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी वो करते थे। चाहे वो हमारी चूड़ियां हों, चूड़े हों, हमारी ओढ़नी हो, हमारे साफा हो, ऐसे बहुत सारे काम होते थे जिनसे हमारा काम चलता था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये सारी बातें कि हमारे लघु उद्योग भारती ने उन बातों को। तो पश्चिमी राजस्थान में उद्योग हस्तशिल्प का समारोह हो रहा है, उत्सव हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। राजस्थान के जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजन लाल बता रहे हैं कि किस तरह से हस्तशिल्प जो की जाती है उसका महत्व क्या है, राजस्थान किस तरह से हस्तशिल्प में आगे बढ़ रहा है और राजस्थान की हस्तशिल्प कलाएं अलग अलग तरीके से देश भर के अलावा दुनिया भर में प्रचलित हैं, पहुंचती हैं। राजस्थान को आप जानते हैं कि किस तरह से वहां पर हाथ से बनी हुई चीज़ें दरअसल दुनिया भर में वहां से भेजी जाती हैं, यानी कि बिजनेस किया जाता है। और निश्चित तौर पे पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव इस समय मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल की मौजूदगी है। राजस्थान के बाद सीधे रुख करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। साहबजादे न तो डिगे न ही झुके और जोर से चिल्लाने लगे कि धरो ईंटें, रखो गारा, चुनो दीवारें। इस प्रकार से उन्होंने उद्घोष किया। भाइयों बहनों, इस वीर साहबजादों ने ये सिद्ध करा
कि स्वधर्म राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। उम्र कभी आड़ी आने आती है। जब संस्कार हो, जब देश के लिए कुछ करना हो, धर्म की शिक्षा दी गई हो, संस्कार सिखाए गए हों। इतिहास में ऐसा उदाहरण दुर्लभ है जहां बाल्यावस्था में ही अत्याचार के विरुद्ध खड़े होकर कोई अपने प्राणों की आहुति दे दे। क्या उम्र होती 6 वर्ष की। मेरा दृढ़ विश्वास है गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार के द्वारा सनातन धर्म और मानवता की रक्षा के लिए दिए गए इस अमर बलिदान को केवल हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी भुला नहीं सकती। भाइयों बहनों, आज जब हम साहबजादों के अद्वितीय बलिदान का स्मरण कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो ये आवश्यक है हम उन शक्तियों को भी पहचानें जिन्होंने वर्षों तक सिख समाज के इतिहास, सम्मान और भावनाओं को आहत किया है। दुर्भाग्य से ऐसा इतिहास कुछ पार्टियों का रहा है जिन्होंने सिख समाज के साथ हमेशा अनादर, अन्याय और उपेक्षा भरा रहा है। और चूंकि मैं ऐसे स्थान पर पला बड़ा जहां पर बहुत बड़ी संख्या में सिख समाज निवास करता है, और बचपन से मुझे उन सभी गुरु घरों में जाने का भी अवसर मिला, अनेक नगर कीर्तनों में शामिल होने का अवसर भी मिला, अनेक सेवा के कार्य भी मैंने नानक माता गुरुद्वारा साहब में अनेक वर्षों से, बचपन से मैं जितना संभव था करता आया। तो इसलिए जब मैं देखता हूं, उस समय बहुत छोटी आयु हमारी थी, कौन भूल सकता है 1984 के उन सिख विरोधी दंगों को, जहां निर्दोष सिखों को जिंदा जला दिया गया, गुरु घरों को अपवित्र किया गया, माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार की करतूतें की गई, उसका दंश आज भी सिख समाज झेल रहा है। और उस समय के दोषी लोगों ने न तो उस पाप के लिए कहीं पर माफी मांगी, कहीं सच्चे मन से उसको स्वीकार भी नहीं किया, न ही दोषियों को कभी सजा दिलाने की कोशिश की। क्योंकि आज ये पवित्र गुरु घर है और मुझे लगता है कि जब इतना महान वीरता का इतिहास, जब हम गुरु गोविंद सिंह जी का, उनके साहबजादों का, उनका स्मरण कर रहे हैं, तो यह भी हमारे स्मरण में आता है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, आज भी इनके डीएनए में जो सिख विरोधी सोच है वो आज भी समाप्त नहीं हुई है। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा, एक नेता एक पार्टी के, उन्होंने भरी सभा में जिस प्रकार से एक सिख समुदाय के हमारे एक व्यक्ति को जिस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणी करी, उससे पूरे देश के अंदर सिख समाज आहत हुआ, आक्रोशित हुआ। मुझे भी पूछा गया तो मैंने यही कहा कि किसी को भी कोई भी इजाजत नहीं देता किसी को भी धर्म के नाम पर नीचा दिखाया जाए, किसी को समुदाय के नाम से नीचा दिखाया जाए। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ये वही लोग हैं जो मंचों पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिखों की वीरता का गुणगान करते हैं, लेकिन जब भी इनको अवसर मिलता है उनकी आस्था। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।